अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 41 को डिस्कस करूंगी। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लेसन पहले डिस्कस कर रही हूँ। तो ये हेल्थ साइकोलॉजी है इसका टॉपिक। इसमें क्या है कि साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो इस चीज़ पे फोकस करती है कि कुछ जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो भी आपकी हेल्थ पे असर करते हैं, यानी आपकी बीमारी और उसमें डेवलपमेंट और उसमें जो भी प्रिवेंशन है, जो डिसीज़ है उसको कवर करने में, उसको हेल्थ को मेंटेन रखने में जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेनन के अकॉर्डिंग ये कि हेल्थ साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें किसी एक इनफरादी जो शख्स है उसके बिहेवियर को देखा जाता है कि वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे चला रहा है या उसका लाइफस्टाइल उसकी हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है और हेल्थ साइकोलॉजी है वो भी साइकोलॉजी आपकी हेल्थ की में कंट्रीब्यूट करती है, उसको प्रिवेंट करती है बीमारियों से, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है और आपको डिफरेंट तरह के रिस्क जो फैक्टर्स हैं उनसे भी बचाती है और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव भी करती है। उसके बाद क्या है कि हेल्थ साइकोलॉजी डिफरेंट एरियाज में काम करती है, जैसे हेल्थ को इन्हेंस करना, डिसीज से प्रिवेंशन, उनकी ट्रीटमेंट और रिस्क जो फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना वगैरह। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हेल्थ क्या है कि आप क्या समझते हैं कि आपकी हेल्थ कब अच्छी होती है या कैसे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं या एक हेल्दी पर्सन क्या होता है। तो उसमें क्या है कि आप अपने लाइफ साइकिल को पहले देखेंगे कि आपका लाइफ साइकिल क्या है, आप अपने लाइफ साइकिल को कैसे मेंटेन करते हैं। आपकी जो हेल्थ है वो आपकी लाइफ साइकिल पे बेस करती है। उसके बाद इमरजेंसीज ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी क्या है, इसमें क्या था कि साइकोलॉजी को इसमें देखा गया कि कौन से फैक्टर्स साइकोलॉजी के हेल्थ मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होते हैं या उनको कैसे इंप्रूव किया जाता है, इमरजेंसी उनको कैसे हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि फैक्ट्स जो इस अप्रोच को डिफाइन करते हैं या क्या है कि आप जब भी अपनी हेल्थ को लेके देखते हैं, अगर आपको कोई बीमारी है तो वो आपके लाइफ साइकिल से भी रिलेटेड होती है। आप देखते हैं कि आप कैसा लाइफ साइकिल अडॉप्ट किया हुआ है और आप कैसे उसको प्रिवेंट करते हैं। अपनी अगर आपको कोई बीमारी है तो आप कैसे प्रिवेंट करते हैं। आपकी लोग आजकल ज़्यादातर जो पैसा है वो इसी बात पे खर्च कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन क्या है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी, इतनी कॉस्ट खर्च करने के बावजूद हेल्थ उस तरह मेंटेन नहीं होती जिस तरह उसको होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हर इंडिविजुअल पर्सन ये चाहता है कि वो इन खर्चों से, इन चीज़ों से बचे और अपनी हेल्थ को खुद मेंटेन करे। उसके बाद क्या है कि अगर ऑब्जर्व किया जाए साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी आपकी इलनेस में रोल प्ले करते हैं, यानी आपके अगर दिमागी आपको कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो वो आपको बीमार करती है। उसके बाद ये है कि इसमें बहुत सारे मॉडल और अप्रोचेस थी, जैसे हेल्थ बिलीफ मॉडल था, प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर था, सेल्फ रेगुलेरिटी मॉडल था और सेल्फ एफिकेसी थ्योरी थी। उसके बाद क्या है कि एक पर्सन जब खुद अपने आप को हेल्दी फील करता है, अपने आप को सेहतमंद रखता है, तो ही वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकता है। यानी एक डिफरेंट फैक्टर्स भी हेल्थ पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान का अपना रवैया, उसकी अपनी सोच जो है वो उसको हेल्दी रहने में और अनहेल्दी करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद क्या है कि हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल है कि अगर एक इंसान बीमार है तो उसमें ज़्यादा हाथ किसका है, किसी डॉक्टर का, फैमिली का, फ्रेंड का है या फिर उसका खुद का है या उसके इर्द गिर्द का लोगों का है। उसके बाद प्रिसीव्ड कंट्रोल क्या होता है कि आप देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को कोई, ये उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को कैसा फील करवा रहा है, अपनी हेल्थ को, अपने बिहेवियर को कैसे मेंटेन करता है, यानी जो उसका बिहेवियर है वो उसकी हेल्थ को, उसके जो अंदर की जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनको जाहिर करता है। उसके बाद सेल्फ परसेप्शंस ऑफ वेलनेस क्या है कि जब आप खुद से इस चीज़ को ज्यूम करें, खुद से इस चीज़ को जाहिर करें कि आप मेंटली बिल्कुल ठीक हैं और आपको कोई बीमारी नहीं, यानी आप साइकोलॉजिकली अपने आप को मेंटेन करें, तो फिर आप जो है हेल्दी रह सकते हैं। इमोशनली, इंटेंशनली, फिजिकली, सोशली आप अपने आप को अगर मेंटेन रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आप अपने आप को हेल्दी कंसीडर करेंगे। उसके बाद लर्न हेल्पलेस क्या है, इसमें क्या है कि एक जो इसको मॉर्टन सीगमैन ने इसको प्रेजेंट किया था और उसका ये मानना था कि इंसान जो है उसका, एक इंसान का अपने इर्द गिर्द के माहौल पे कोई कंट्रोल नहीं, यानी लोग अपने इर्द गिर्द के रवैयों को और अपना जो माहौल है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कि इंसान जो है अपने आप को इस बात से नहीं रोक सकता कि वो अगर किसी की बात से मुतासिर हो रहा है या किसी की बात का असर ले रहा है। उसके बाद हेल्थ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर चेंज क्या थी, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है।
अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी, जिसमें हेल्थ बिहेवियर काउंट होता है, जिसमें आपको ये फ़ियर होता है कि आपने खौफ होता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या डायग्नोज़ कर देगा। आपको ये सर्जिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, यानी अगर आपको उसने कोई सर्जरी सजेस्ट किया तो आपको उस चीज़ का खौफ होता है। आपको मेडिसिन, कुछ लोगों को मेडिसिन स्वॉलो करने में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है कि ये अटक ना जाएँ या पता नहीं अंदर जाएँगी या नहीं। बच्चों को स्पेशली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद आपको इस चीज़ का होता है कि पता नहीं मैं कौन-सी ऐसी चीज़ खा रहा हूँ या खा रही हूँ, या थोड़ी-सी अमाउंट ही अगर मैं लूँगी तो मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें क्या होता है, जब आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल से इम्प्रेस होके किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर एक बच्चा ज़्यादा खा रहा है तो वो क्या करता है, उसकी मतलब गिर्द के जो लोग हैं या उसकी मदर है वो उसको कहती है कि तुम ज़्यादा खाओ ताकि तुम हेल्दी हो जाओ, या उसके ज़्यादा खाने पे उसको इनकरेज करती है। या फिर कोई अगर नशे में, स्मोकिंग में या ड्रग्स में लग रहा है तो क्या होता है कि कोई उसको इंसिस्ट करता है कि तुम इसको टेस्ट करो या तुम इसको लो, मतलब किसी तरह से उसको इन्वॉल्व कर देता है कि अगर कोई तुम किसी ज़हनी टेंशन में हो तो तुम इस चीज़ के यूज़ करने से निकल आओगे। कोई उसको इस चीज़ पे बॉदर करता है कि तुम इसको यूज़ करो। या फिर कुछ लोग एक्सरसाइज इस बात पे करते हैं कि लोग उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका वेट इससे कम हो रहा है या फिट दिखाई दे रहे हैं, तो लोग मतलब जो इर्द-गिर्द के बिहेवियर से अडॉप्ट कर से इम्प्रेस होके जो जिन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं वो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है कि ड्रग एडिक्शन जो है वो यूजुअली रिज़ल्ट होती है कि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके लर्न करके उसको अडॉप्ट करें। मतलब आपने किसी फ्रेंड को देखा, हमने देखा कि वो उसको तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है या वो आपको ये शो करवा रहा है कि मुझे इससे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, तो आप भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हो। कुछ लोग जो है एक्सरसाइज जब रेगुलरली करते हैं तो उनको फ़ील होता है कि ये चीज़ उनको अच्छी हो रही है, ये लोग इससे उनको अच्छा फ़ील करवा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। मतलब वो ऑब्ज़र्वेशन करके उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। और बच्चों के सामने अगर आप कुछ इस चीज़ को उनको उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे जिनसे वो डर रहे हैं कि आपको उससे यूज़ करने से कोई खौफ नहीं है, तो वो बच्चे भी वो चीज़ देख के अडॉप्ट करेंगे। यानी वो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, लर्निंग करेंगे कि जिस चीज़ से मुझे खौफ आ रहा था इस पर्सन ने यूज़ की है, तो वो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं भी इसको अडॉप्ट कर सकता हूँ। ठीक है? उसके बाद स्ट्रेस है, हेल्थ और इलनेस, ये चीज़ें भी आपकी जो है इन फैक्टर्स हैं जो आपको डिफरेंट काम करने पे आमादा करती हैं। उसके बाद स्ट्रेसर्स है, ये क्या है, ऐसे सर्कमस्टांसेस या हालात हैं जो लोगों में खुद से प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी खतरात को लेके जैसे अगर मौत का खौफ है या बीमारी का, एग्ज़ाम्स का, इस तरह के। उसके बाद अपलिफ्ट्स अपलिफ्ट्स हैं, माइनर पॉजिटिव इवेंट्स हैं जो आपको गुड फील करवाते हैं, यानी आपको कुछ अच्छा फील होता है। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, आपकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शंस हैं, मतलब उससे आपकी जो मेंटली हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। उसके बाद डेली हैज़ल्स हैं, ये भी सोर्स होते हैं आपके स्ट्रेस का, यानी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ दोस्तों में आपस में झगड़ा हो गया या किसी एग्ज़ाम का, मतलब जो डेली फैक्टर्स हैं वो भी आपकी हेल्थ पे, अगर आप उनका स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो भी आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, जनरल क्लासेस हैं, जनरल क्लासेस ऑफ इवेंट है जिनको स्ट्रेसफुल देखा जा सकता है। उसके बाद क्या है कि नेचर ऑफ स्ट्रेसर्स क्या हैं, कौन से इवेंट है जिनको आप स्ट्रेसफुल इवेंट कह सकते हैं। कैटाक्लेस्मिक इवेंट्स, पर्सनल स्ट्रेसर्स, बैकग्राउंड स्ट्रेसर्स। कैटाक्लेस्मिक इवेंट्स क्या होते हैं, जो सडनली अपेयर होते हैं, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे जलजिला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई कहीं बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ये आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनती है। आपके घर में कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं जो सडनली अपेयर होती हैं। ठीक है, जो आपको सडनली अफेक्ट करती हैं वो ये होती हैं। उसके बाद पर्सनल स्ट्रेसर क्या होते हैं, मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं जो आपकी नेगेटिविटी का बायस बनते हैं आपके लिए। जैसे किसी की डेथ हो गई सडन, आपकी जॉब अगर छूट गई है, आपके ब्रोकन रिलेशनशिप्स वगैरह, ये चीज़ें। उसके बाद बैकग्राउंड स्ट्रेसर क्या होते हैं, जो आपके डेली के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी माइनर इरिटेशंस आपके लिए क्रिएट करती हैं, लेकिन कि मतलब अगर आपका एक दिन का स्ट्रेस है, अगर वो ख़त्म हो गया तो ठीक है, वो आपके माइंड से वो काम हो गया आपका, तो आपका वो स्ट्रेस चला गया। लेकिन जब अगर वो कंटिन्यूअस है तो तब आपकी वो हेल्थ पे और आपके दिमाग पे असर करता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ज़्यादा अरसे तक अफेक्ट करते हैं। उसमें क्या मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है, साइकोलॉजिकल है, जैसे एनजाइटी है, डिप्रेशन है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अरसे तक अफेक्ट करती हैं। उसके बाद बी फैक्टर में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ लंबे अरसे के लिए आपका कोई इलाज हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं और आपको ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस में मुब्तला कर देती हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है, डायरेक्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाता है। और उसके बाद
इम्यून सिस्टम आपका जो है वो अफ़ेक्ट होता है, हार्मोनल एक्टिविटीज़ अफ़ेक्ट होती हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन आपकी अफ़ेक्ट होती है। उसके बाद हार्मफुल बिहेवियर कैसे हैं, जैसे अनहेल्दी बिहेवियर आपका हो जाता है, आप स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों में आप अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं स्ट्रेस और टेंशन से निकलने के लिए या उससे बचने के लिए। आपकी जो डाइट है वो ख़राब हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड इश्यू क्या होते हैं, मेडिकल, आप डॉक्टर के पास देर से कंसल्ट करते हैं या आप जाते ही नहीं हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं। मेडिकल कंसल्टेंट कंसल्टेंट या इस तरह की जो चीज़ें आप उसको डिले करते जाते हैं और अवॉइड करते हैं डॉक्टर से के पास जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस एंड रिकवरी फ्रॉम डिसीज़ेज़, कि आप इन स्ट्रेस और जो डिसीज़ेज़ हैं उनसे कैसे रिकवर कर सकते हैं अपने आप को, कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपने आप को, अपनी बीमारी को और अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई ज़्यादा सीवियर किस्म की बीमारी है तो उसमें भी आपका जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है वो काम आता है, कि आप सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन करें, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। जैसे कैंसर है और स्ट्रेस है, कुछ लोगों को ये हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उस पे स्ट्रेस लेने की बजाय आप उस पे पॉजिटिव रहें, उसका इलाज करें। जैसे स्मोकिंग है, कि लोग स्ट्रेस से बचने के लिए स्मोकिंग करते हैं, लेकिन वो क्या करती है, वो डिफरेंट बीमारियों की वजह भी बनती है, जैसे हार्ट की बीमारियों की, कैंसर की और नंबर ऑफ़ अदर डिसीज़ेज़ स्मोकिंग की वजह से होती हैं। उसके बाद स्ट्रेस एंड रिकवरी फ्रॉम डिसीज़ेज़ कि कैसे आप कर सकते हैं, कि वही कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और अपने आपको इस चीज़ से रिलेट करें कि आपने ज़िंदगी को जीना है और आपने अपनी बीमारी का इलाज करवाना है। उसके बाद मेजरिंग स्ट्रेस क्या है, बाज़ दफ़ा जो स्ट्रेस होता है उसको मेजर करने का क्या मेथड होता है, कि देखा जाता है कि किस बेस पे है, क्या मेजर इवेंट था या क्या फैक्टर था, या फिर कोई आपने कुछ सोशल बिहेवियर से कुछ अडॉप्ट करके किसी के या आस-पास के ऐसे क्या इंडिकेटर्स थे, उन चीज़ों को देखा जाता है, ऐसे क्या फैक्टर्स थे, उन चीज़ों को देखा जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि स्ट्रेस की वजह क्या बने थे। उसके बाद स्ट्रेस को समझा जाता है और फिर उसको उसका इलाज किया जाता है। इसमें क्या है कि आप देखते हैं कि पर्सन्स जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको एनालाइज़ किया जाता है, उसको देखा जाता है कि उसको किस वजह से वो स्ट्रेस की स्टेज को पहुंचा है और उसको इस चीज़ से निकालने के लिए कोशिश की जाती है, उसको समझाया जाता है कि अगर वो स्ट्रेस में है तो वो कैसे इस चीज़ से निकल सकता है और कैसे अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकता है। उसके बाद कॉपिंग विद स्ट्रेस क्या है, कि आपको इन चीज़ों को देखा जाता है कि आप किन चीज़ों को अडॉप्ट करके आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। जैसे स्ट्रेटजीज फॉर, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म था, साइकोडायनामिक व्यू से इनमें ये था ना कि आपको इमोशन पे फोकस था, प्रॉब्लम पे फोकस करके आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं। साइकोडायनामिक अप्रोच में ये था कि जो आपकी लाशऊरी क़ुव्वतें हैं वो आप में भी इन्वॉल्व होती हैं, और डिफेंस मैकेनिज्म में ये था जैसे एग्रेशन है और ये चीज़ें जो थी ये भी आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको अफेक्ट करती। उसके बाद क्या था, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या थी, चेंज, आप चीज़ को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं तो आप, अगर आपका वो काम नहीं हो रहा तो अपने गोल्स को चेंज करें, अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको हेल्दी करें और एक्सरसाइज वगैरह करें, फिजिकल एक्शन आपको लेने चाहिए। अपने स्ट्रेस को आपको अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, या अपने माहौल को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को रिलैक्स करें और अपने बिहेवियर थेरेपी कुछ करवा सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी, मतलब आप डॉक्टर से भी इस चीज़ में कंसल्ट कर सकते, एक साइकोलॉजिस्ट को भी आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस का मसला है। उसके बाद जो मेजर बिहेवियर फैक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बनते हैं, वो डिफरेंट बीमारियां भी हो सकती हैं। आपको कोई डायबिटीज़ है, कोई इस तरह की कोई सीवियर किस्म की बीमारी आ गई है तो वो भी आपकी इस चीज़ को, स्ट्रेस को और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। अब ये आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं। सबसे पहले आपने साइकोलॉजिकल हेल्थ साइकोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ये ब्रेनन की जो डेफिनेशन है आप इसको अच्छे से एक कर लें, ठीक है, इन दोनों में से। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है ये जो साइकोलॉजिकल मॉडल या अप्रोचेज़ हैं इनके आप सिर्फ नाम याद कर लें क्योंकि नाम ही एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद वेरिएबल्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, 4 फैक्टर्स हैं, आपने इनके एक इनका सिर्फ आपने नाम और एक ना इनकी डेफिनेशन और जो उसके बाद जो 3 बेसिक बिहेवियर चेंज हैं ये आपने करना है। बहुत ईजी है, मतलब इनके नाम से ही आपको वाज़ह हो जाएगा। इसमें आपने 2-2 3-3 जो पॉइंट्स हैं आप इनको वो माइंड में रख लें बस। और बस आप लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर सारा रीड आउट कर लिया करें ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको ये हेल्प कर सके। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।